नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और देहरादून महाधिवेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हमारे इस अंतिम सत्र में आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी, देखिए, सबसे पहला तो सवाल, हालांकि मीडिया वाले बहुत क्रिटिसाइज होते हैं इस सवाल को कि कैसा लग रहा है, किसी से हम पूछते हैं, तो अब ये लेकिन आपसे मैं ये सवाल जरूर करना चाहूंगा कि अब कैसा लग रहा है, क्योंकि अब तो आप सेटल हो गए, क्योंकि वो दौर था, अब तो तमाम चीजें, क्योंकि अब शासन चलना शुरू हो गया उस तरीके से, तो कैसा अनुभव है इतने चंद दिनों का ये अनुभव? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, उत्तराखंड की जनता का, सबका मैं आपके इस महाधिवेशन के अवसर पर उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सैनिक के बेटे को उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया है। और जहां तक लगता है कि कैसा लग रहा है, आपने मुझसे पूछा जी, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने 4 तारीख को ये कार्यभार संभाला है, दायित्व संभाला, दायित्व की जिम्मेदारी मुझे मिली। तब से लेकर आज तक जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड के अंदर और देश भर के अंदर जो हमारे मित्र, शुभचिंतक, चाहने वाले और जुड़े हुए पार्टी से या अन्य संस्थानों से, सब लोगों ने जिस तरीके से पूरा अपना स्नेह उन्होंने प्रदान किया है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी है, उससे मेरे अंदर एक दायित्व का बोध और जिम्मेदारी का जो एक बोध होता है वो ज़्यादा हो गया है कि, और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे इतनी अपेक्षाएं और इतनी जो आशाएं और जितनी भी मेरे से जो है उनकी एक तरह से एक्सपेक्टेशन है जी, उस पर मैं खरा उतर सकूं। जी, मुख्यमंत्री जी, आप छात्र नेता भी रहे हैं और छात्र नेता से आप नेता बने, और पूरे उत्तराखंड में आपने कहा जैसे देश भर से आपको शुभकामनाएं मिली, तो आपके छात्र जीवन के कई साथियों से मिलना हुआ, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके साथी हो, चाहे उत्तराखंड के साथी हो, सबका यही कहना था कि पुष्कर सिंह धामी बहुत तेज तरार हैं, अच्छे से बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं मतलब ज्यादा बोलने से नहीं है, लेकिन अपनी बात को अच्छे से रखते हैं। लेकिन सबको एक शिकायत, और मुझे भी ये शिकायत है, जब से आप मुख्यमंत्री बने आपने बहुत कम बोलना शुरू कर दिया है। तो साहब, मतलब ये क्या, ये तो ज्यादती हम लोगों के साथ, बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं ऐसा, आप बताइए उस बात को। ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए, तेज तर्रार और काम करने पर मैं विश्वास करता हूँ, और मैंने पहले दिन से, जिस दिन से मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मेरी पार्टी ने दिया है, उस दिन से मैंने एक अपने लिए ध्येय वाक्य अपने ऊपर उतारा है कि बोलना कम है, बातें कम करनी है और काम ज़्यादा करना है। जी, तो चलिए, आपने अपना ध्येय वाक्य, ये भी आपने राज बताया कि ये वजह है कि अब आप काम पर आपका फोकस है। लेकिन आप ये बताइए कि वक्त बहुत कम है चुनाव के लिए, तो ये इसे कितनी बड़ी आप चुनौती मानते हैं, क्योंकि इतने इस वक्त में, इस इतने कम टाइम फ्रेम में आपको परफॉर्म करना है, और आपके राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ साथ इस प्रदेश की जनता को भी बहुत ज्यादा उम्मीद है। देखिए, ये सवाल आप सब लोगों के माध्यम से बहुत बार मेरे सामने आ गया है कि वक्त बहुत कम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वक्त कभी कम नहीं होता है जी। और आपको दिख रहा होगा कि 4 तारीख से लेकर आज 30 तारीख हो गई, और इन 26 दिनों में हमने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि वक्त ज़्यादा है कि वक्त कम है। हमने केवल एक बात पर ध्यान दिया है कि हम क्वालिटी ऑफ टाइम देंगे, क्वालिटी ऑफ वर्क देंगे, और इतने दिनों में हमने लगभग 26 दिनों में हमने 50 से भी ज़्यादा फैसले कर दिए हैं, और आने वाले समय में ये सब आपको दिखाई देगा और आप भूल जाएंगे कि वक्त कम है। जी, ठीक है, ये आपने वक्त की बात की, लेकिन एक और बड़ा सवाल ये है कि अगर आपकी पार्टी और सरकार की मैं अगर बात करूं, खास तौर पे आपका मंत्रिमंडल, हालांकि मैं पहले भी ये सवाल कर चुका हूं आपसे, लेकिन आज मैं एक बार फिर ये सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा कि देखिए 3 पीढ़ियां हैं इस सरकार में। एक तरफ मैंने कहा कि बिशन सिंह चौफाल साहब हैं,
उसके बाद एक बीच की पीढ़ी और एक आप सबसे युवा पीढ़ी है। तो ये जो सामंजस्य है, और बड़ी बात यह है कि आपकी पार्टी में जो नेता है वो एक से बढ़कर एक है। जी जी। तो इन सब में सामंजस्य आपके जो इससे पहले के नेतृत्व रहा वो भी नहीं बिठा पाए। तो पुष्कर सिंह धामी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है? क्या ये सामंजस्य वो बिठा पा रहे हैं या बिठा पाएंगे, किस तरह से? देखिए, सब बड़े अनुभवी हैं, मैंने कहा यही तो और समस्या है। सब अनुभवी हैं, सब मेरे से बड़े हैं और मैं आयु में छोटा हूं, तो इसलिए सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, सबका स्नेह भी मुझे मिल रहा है। जी आपको दिखाई दे रहा होगा। जी। लेकिन देखिए, आपने कहा आपको स्नेह भी मिल रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने जिस तरह का जो समन्वय आप बिठा रहे हैं, आप मंत्रियों के से जिस तरह से मिल रहे हैं, वो भी एक बड़ी वजह। हमने पिछले दिनों देखा, आप एक मंत्री को बाकायदा उनको विश करने पहुंचे, जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे, और मंत्री भी काफी खुश थे कि देखिए जो ये स्थिति है। लेकिन ये जो परिवर्तन उत्तराखंड की सियासत में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले ये स्थिति नहीं थी, तो आपको लगता है कि ये एक सकारात्मक कदम है? देखिए, ये जो आपसी व्यवहार है ये अपनी जगह पर है जी। ये सामान्य व्यवहार हमें अपना बना के रखना चाहिए हमेशा, और जो काम होता है वो काम करने का तरीका अपना अलग होता है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम किसी को अपनी शुभकामनाएं दें, उनसे शुभकामनाएं लें, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। मैं इस पर विश्वास करता हूं कि काम अच्छा होना चाहिए, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें, कितनी बड़ी चुनौती आप कांग्रेस को मान रहे हैं? क्योंकि अभी आपसे पहले हरीश रावत साहब भी आए थे यहाँ पर, इस मंच पर वो बैठे थे, और मैंने उनसे सवाल भी किया। मैंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री किस तरह से दिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 25 साल के धावक के साथ भी दौड़ सकता हूं, मैं भी युवा हूं, भले उम्र बड़ी हो गई है लेकिन मैं युवा हूं। मैं भी, मैं कांग्रेस के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो अभी अपना चुनाव को लेकर ढांचा बनाया, तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस के लिए मैं कितनी बड़ी चुनौती हूं या हमारी पार्टी कितनी बड़ी चुनौती है उत्तराखंड के अंदर? जी। तो आपका कहना है जी, उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया ये, और ये जो तमाम जो संगठनात्मक ढांचा है, ये आपको कांग्रेस की कमजोरी आपको दिख रही है? अब देखिए, ऐसा है कि वो क्या सोच रहे हैं तो वही बता सकते हैं, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जी, जो प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई दे रहा है वो हमारे सामने है कि उनकी जिस प्रकार से टीम बनी है, जंबो जेट जिस प्रकार से बना है, पूरा पता नहीं कितने सारे जो है उन्होंने पदाधिकारी नए नए बना दिए हैं, विभिन्न विभिन्न मोर्चे बना दिए हैं, प्रकोष्ठ बना दिए हैं। वो आपको लग रहा होगा कि उनको लग रहा है कि आगे स्थितियां क्या होने वाली हैं, उसी को ध्यान में रख के उन्होंने ये सब किया है। जी। और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहना है? क्योंकि अभी कर्नल कोठियाल साहब भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी कहा कि आप फौजी के बेटे हैं। उन्होंने कहा मैं भी फौजी हूँ, और उन्होंने कहा मैं पूरी दमखम के साथ इस चुनाव में ताल ठोकूंगा और एक नई राजनीति की शुरुआत हम उत्तराखंड में करेंगे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं जरूर चाहूंगा। देखिए, मैं कुछ लोगों के बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर कुछ लोगों का एजेंडा केवल और केवल चुनाव है जी, और वो चुनाव के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमारा एजेंडा चुनाव नहीं है, हमारा एजेंडा उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास है, हर क्षेत्र से, हर दृष्टि से, चाहे वो हमारा मैदानी क्षेत्र हो, चाहे हमारा पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे कुमाऊं का क्षेत्र हो, गढ़वाल का क्षेत्र हो, चाहे तराई भावर का क्षेत्र हो, पूरा उत्तराखंड एक होकर आगे बढ़े, हमारा ये उद्देश्य है और यही हमारा एजेंडा है। ठीक है। तो हमें सब ये बताइए, अभी आपने गृह प्रवेश किया, हालांकि अच्छी बात है, लेकिन जो मुख्यमंत्री आवास है उत्तराखंड का, मैंने देखा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, और मैंने हर मुख्यमंत्री से सवाल किया कि साहब लेकिन क्या आपको डर नहीं लगता? क्योंकि कहते हैं कि उस आवास में जो गया और उसके बाद तो फिर बाहर ही आया, उस पर आपका क्या कहना? मैं जरूर चाहूंगा, ये लोगों में कौतूहल का विषय है, क्योंकि आपने इतने जल्दी, इससे पहले भी जब इसमें गृह प्रवेश हुआ, पूरे देश भर से पंडित पुरोहित आए, पता नहीं कौन कौन से दोष दूर हुए, लेकिन वो दोष ही दूर नहीं हुआ, लेकिन आपने ये भी हिम्मत दिखाई। नहीं, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता हूँ। देखिए, मैंने कई बार पहले भी कहा, एक तो मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ, कर्म करना चाहिए, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे सामान्य एक नौजवान को, एक सैनिक के बेटे को मेरी पार्टी एक दिन मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान कर देगी। और भविष्य की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में जीना चाहिए, न भूतकाल का प्रायश्चित करना चाहिए जो बीत गया है, न भविष्य की चिंता करनी चाहिए। तो मैं दोनों पर विश्वास करते हुए अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ, और मुझे लगा कि भाई ये मुख्यमंत्री निवास हमारे उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप बना है जी। भुवन चंद खंडूरी जी के समय में उसका शिलान्यास हुआ था,
और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, लोगों से मिलने का स्थान है, हाँ, बहुत और खूबसूरत है जी, हैं, मैंने लोग देखा। आएंगे, उनके अतिथि सत्कार की व्यवस्था है। तो वहाँ पर निश्चित रूप से जो भी मुख्य सेवक के रूप में है उसको रहना चाहिए। बाकी अपने कर्म पर विश्वास करने वाला मैं हूँ, मैं इतना ही कह। जी, आपने जिस तरह से कहा आप सामान्य परिवार से आते हैं, तो जब हमने पता कि आप बिल्कुल देखिए, आप सीमांत इलाका है जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, या आप जहां रहते भी हैं, आप खुद गांव के एक सरकारी स्कूल में आपकी पढ़ाई हुई है, और मुझे बड़ी हैरानी हुई है जानकर कि आपके बच्चे भी उसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं धामी साहब। तो ये क्या, ये मतलब इस तरह के उदाहरण बड़े कम देखने को मिलते हैं। मैं बिल्कुल मुक्त कंठ से इस बात की तारीफ करूंगा, इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जरूर ये बताएं कि ये बातें लोग बोलते तो जरूर हैं, लेकिन क्या आपको कभी घर से प्रेशर नहीं हुआ कि बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाइए? देखिए, जब आप राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा कोई आपके साथ सफ़र करते हैं तो वो आपका परिवार ही करता है। लेकिन हम लोगों ने देखा, चूँकि मैंने बचपन से ऐसा जीवन जिया है, मैंने देखा है कि मेरे फादर आर्मी में थे जी, और साल में कभी 1 महीने की 2 महीने की छुट्टी आते थे, और मेरा जन्म पिथौरागढ़ के बिल्कुल सीमांत क्षेत्र में, जी, वो भी हमारा नेपाल बॉर्डर, वहाँ हुआ। और मैं जब मुझे याद है कि मैं 4 साल का रहा हूँगा, जब हम स्कूल जाते थे तो करीब 5 से 6 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके स्कूल जाते थे। उसके बाद हम खटीमा आ गए, तो खटीमा में भी हम पैदल ही काफ़ी स्कूल जाते थे। और मैंने कहा कि इसमें जितने लोग भी अभी इस आपके इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो मैं बताऊं तो हमने जो है जो पढ़ाई करी बड़ी कठिन परिस्थितियों में करी। स्कूल भी बहुत कम होते थे और प्राइवेट स्कूल तो होते ही नहीं थे, केवल सरकारी स्कूल होते थे। और मैंने जो पढ़ाई करी है वो मैंने एक तख्ती में पढ़ाई करी है, इसको हम पाठी बोलते थे। जी, जी, पाठी, जी, पाठी बोलते थे। और पाठी का ये था कि हम स्कूल में पाठी लेकर जाते थे, दिन में उसमें लिखते थे स्कूल में, उसके बाद घर आकर उसको मिटाते थे। मिटाने के बाद जब वो पूरा मिट जाता था दवात से, स्याही उससे, खड़िया से लिखा हुआ, उसके बाद हम क्या करते थे कि हमारे घर में जो रेडियो के सेल होते हैं, रेडियो के सेल या टॉर्च के सेल जो पूरी तरह से यूज हो जाते हैं, जब वो यूज हो जाते हैं तो वो काले हो जाते हैं पूरे जी, और वो काले सेल फिर फोड़ के हम उसको घोलते थे पानी में, और पानी में घोलने के बाद उसको तख्ती में लगाते थे दोबारा से पाठी में, और रात को रख देते थे, रात को रख देते थे। और जब सुबह वो सूख जाता था तो फिर जो दवात जिसमें हम खड़िया डालते थे, खड़िया को घोलते थे और उसमें कलम होती थी, उसी दवात से हम उसमें घोटा लगाते थे। और घोटा लगाने के बाद जब वो बिल्कुल चमक जाती थी, ऐसी चमकती थी जैसे बोलते हैं आरसी ना, जी, आरसी बोलते हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे आरसी, उस समय हम लोग आरसी बोलते थे, जिसको आजकल दर्पण कहते हैं। तो उसमें जो है चेहरा तक दिखाई देता था, फिर उसमें दोबारा से लिखते थे और घर से जाते थे। तो उस समय में या तो जो खाद के कट्टे आते हैं या धान गेहूं जो अनाज रखने वाले हमारे कट्टे होते हैं, उसको बीच में से फाड़ लेते थे, और फाड़ने के बाद जो है उसको हम अपने बस्ते में ही एक कोने में रख लेते थे, उसको स्कूल में लेकर जाते थे, उसको बिछाते थे, फिर घर लेकर आते थे। हमने ऐसे पढ़ाई करी है। और मुश्किल से ये समझ लीजिए कि तब टिफ़िन भी नहीं होते थे हमारे पास, पन्नी में या किसी उसमें कपड़े में या कागज़ में लपेट के हम रोटी लेके जाते थे अपने स्कूल में। हमने इस तरीके का जीवन जिया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, जब बच्चों के बारे में बात करते हैं तो करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यार दोस्त मित्र और शुभचिंतक परिवार वाले, मैं सोचता हूँ कि जिनको पढ़ना होता है, जिनको आगे बढ़ना होता है, जीवन में कुछ करना होता है, और जितने भी लोगों ने चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो या दुनिया के अंदर इतिहास रचने का काम किया है, इतिहास बनाने का काम किया है, जिन्होंने धरती से आसमान को छूने का काम किया है, जिन्होंने साधारण से असाधारण की यात्रा की है, वो सारे के सारे लोग
सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, उन्होंने असामान्य काम किए हैं, असाधारण काम किए हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जो सामान्य परिस्थितियों में पैदा होकर उन्होंने इतिहास रचने का काम किया है। उसमें से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने सामान्य स्थितियों में और सामान्य परिस्थितियों में पैदा होने के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इन्हीं दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। जी, ये जो आपने अपनी यात्रा बताई अपने छात्र जीवन की और स्कूली जीवन की, मैं कहूँगा ये सचमुच बड़ी चौंकाने वाली है, जाहिर सी बात है। लेकिन एक आम उत्तराखंडी के लिए ये प्रेरणा भी हो सकती है। लेकिन हामी साहब, अब आप ये बताइए, जब आपने खुद इतनी कठिन परिस्थितियां देखी हैं, उत्तराखंड जब से बना तब से लेकर अब तक की स्थिति देखें, कोई भी नेतृत्व रहा हो, किसी भी पार्टी का नेतृत्व रहा हो, उन्होंने बातें की। लेकिन आम उत्तराखंड का आम जो पहाड़ी है, व्यक्ति है, उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो, इस बारे में कोई नहीं सोच पाया। अपनी कुर्सी कोई कैसे बचा ले, सबने इसी बारे में सोचा। तो क्या यह माना जाए कि पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने से एक आम पहाड़ी के जीवन में परिवर्तन होगा? देखिए, अगर आपने जो सब अपने बारे में लिखते हैं कि लास्ट में जब अपना कोई बायोडाटा बनाते हैं या अपना उद्देश्य बनाते हैं, तो मैंने उसमें लिखा है कि हर उत्तराखंडी के जीवन में उसके चेहरे पर मुस्कान लाना, उसको कोई शासन सत्ता के पास पहुंचाकर उसको कोई लाभ पहुंचाना, सरकार नहीं, ये साझीदार के रूप में काम करेगी। ये कुछ चीज़ें हमने अपने जीवन में उतारी हैं, उसको ही हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारा उद्देश्य है कि उत्तराखंड के जो एक एक जनगण मन हैं, उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। धामी साहब, एक आप जिस तरह से आप सब लोगों से मिलकर चल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है। इस बीच आपने एक फैसला भी ले लिया, कड़ा फैसला ले लिया कि कोई भी जो नियुक्ति हो, कोई भी सरकारी अधिकारी पोस्टिंग के लिए कोई भी राजनीतिक सिफारिश ना करे, और इसके लिए बाकायदा आपने आदेश निकाल दिया। नहीं, उसमें केवल राजनीतिक नहीं है। मैंने कहा है कि किसी भी सिफारिश को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं सरकार में, वो पारदर्शी सरकार के रूप में काम कर रहे हैं। और बहुत मुश्किल नहीं है, नहीं, बताइए, सिफारिश तो लोग करेंगे ही। पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी जी, आप बोलिए। तो हमने कहा कि हमने जो भी ट्रांसफ़र किए हैं, जो भी पोस्टिंग की हैं, जो नियुक्तियां की हैं, वो सारी की सारी, देखिए, मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन 99% मैं दावा कर सकता हूँ कि हमने बिल्कुल जो उस समय देश परिस्थिति और काल के अनुसार फिट बैठ रहा होगा, उसको हमने उस इंसानों पर रखा है जी, उसके अनुसार हमने पोस्टिंग करी है। इसलिए अगर उसमें कोई फिर अगर कहीं कोई ज्वाइन नहीं करेगा, कोई नहीं जाएगा, इसलिए वो इस प्रकार का एक सामान्य, जो ये मैंने कोई नया आदेश नहीं निकाला है, वो पहले से ही पुराना आदेश है, उसी को एकदम थोड़ा सा लोगों को ध्यान में आ जाए इसलिए निकाला। देखिए, ये तो बात आपने सही की, पुराना आदेश है। वैसे तो घर वाले बोलते हैं सदा सच बोलो, बड़ों का आदर करो, लेकिन कोई सच बोलने को तैयार नहीं है इस दुनिया में, बताइए। लेकिन आपको आदेश निकालना पड़ा, ये कड़ा संदेश आपने जरूर दिया। लेकिन हामी साहब, अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस प्रदेश का, देखिए, एक हर स्टेट का एक करेक्टर रहता है। करेक्टर, मैं उस करेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ जो सरकार, शासन और प्रशासन के करेक्टर की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारे उत्तराखंड में जितनी भी सरकारें रही, यहाँ जो स्थितियां परिस्थितियां नहीं, तो वो तो नेचर एकदम अलग है। उस नेचर पर ये फैसला भले ही किसी आम व्यक्ति के लिए लगे कि बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन बाकायदा राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मेरे लिए बड़ा फैसला है, और इसके बड़े मतलब निकाले जाने चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, समझते हैं जी, लेकिन कई बार स्मरण में नहीं आता है जी, तो इसलिए सबके स्मरण में आ जाए, ये छोटा सा सामान्य सा नोटिस है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जी, चलिए, अब मैं और 2-3 बड़े ऐसे मसलों पर बात करूंगा जिसे कहा जाए कि जैसे हम कहते हैं कि उत्तराखंड में हिमालय है, तमाम चीजें, हम अब बड़े फक्र महसूस करते हैं। ऐसे ही जब से उत्तराखंड बना, कुछ शाश्वत मुद्दे यहाँ के। गैरसैंण, देखिए, हमने पीछे आज अपने महाधिवेशन के, अगर आप पीछे भी देख सकते हैं, हमने लगाया हुआ है गैरसैंण का विधानसभा, आप उस तरफ देख सकते हैं, विधानसभा भवन लगाया है, बहुत खूबसूरत ये भवन बना है, विधानसभा भवन। लेकिन ये गैरसैंण की जो राजधानी वाली बात है और ये तमाम चीजें हैं, क्या ये कभी हकीकत में भी तब्दील होंगी? नहीं, देखिए, बहुत वहाँ पर अभी बहुत सारी योजनाएं, अभी मैंने जब से कार्यभार संभाला है, बहुत सारी योजनाओं को, कम से कम 300-400 करोड़ की योजनाओं को वहाँ स्वीकृति दी है।
उससे पहले बहुत सारे काम चल रहे हैं। गैरसैंण में इतना बड़ा विधान भवन बन गया है, ग्रीष्मकालीन राजधानी वहाँ घोषित हो गई है, और आगे भी जो है जो वहाँ पर ज़रूरत होगी, जो आवश्यकताएं होंगी, उसको सरकार करने वाली है, क्योंकि गैरसैंण सबकी एक, मैं कहूँ कि मनोभावनाओं का केंद्र है जी और उसको उस रूप में आगे बढ़ाएंगे। जी। लेकिन अभी जिस स्थिति में है, अभी तो एक तरह से सिंबॉलिक बात कह दी गई, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात हो, ठीक है, एक सेशन चलता, तो क्या भविष्य में आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे या ग्रीष्मकालीन राजधानी पूरी तरह से इसको गवर्न करेंगे, या अभी जैसे चल रहा है इसी परिपाटी को आगे बढ़ाएंगे? ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए जितना जरूरी होगा, जी, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी में होता है, वो सब हम करेंगे। अब एक और सवाल मैं आपसे जरूर करूंगा कि आज हमारे इस मंच पे भी देवस्थानम बोर्ड पर भी चर्चा आज खूब हुई, आज दिन भर इस पर मंथन हुआ, और मसला थोड़ा उलझा हुआ, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मसला बड़ा है। तो इस मसले का समाधान कब तक और कैसे निकलेगा? देखिए, चूंकि देवस्थानम बोर्ड यहाँ के पूरे हमारे, चाहे वो पर्यटन हो चाहे तीर्थाटन हो, उनसे जुड़ा हुआ बहुत बड़ा विषय है। उसको लेकर मैंने सभी से बात की है। मेरे से पंडे मिले हैं, पुजारी मिले हैं, हक हकूकधारी मिले हैं, रावल मिले हैं, उसके कार्य क्षेत्र में आने वाले जी, सभी लोगों से मैंने चर्चा की है। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई हैं। उन सब को ध्यान में रख के सरकार ने, हमने फैसला किया है कि किसी के भी हित हम उसमें प्रभावित नहीं होने देंगे, और सभी से बात करेंगे। जो हक हकूकधारी हैं, पंडे हैं, रावल हैं, और चार धाम में जिनको भी लगता है कि चार धाम यात्रा, देवस्थानम बोर्ड बनने से उन पर कोई प्रभाव पड़ा है, अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तो उसके लिए हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है, और वो उच्च स्तरीय कमेटी जल्दी ही अपना काम करना शुरू करेगी। वो सबसे बात करेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार का बिल्कुल भी उद्देश्य ये नहीं है कि सरकार उन मंदिरों पर कहीं कब्जा करने जा रही है, अपना अधिकार करने जा रही है, और सरकार का ये काम है भी नहीं। सरकार का जो काम है कि सरकार वहाँ पर व्यवस्था बनाने का काम करेगी, वहाँ पर सुविधाएं देने का काम करेगी, चाहे वो आवास की सुविधाएं हों, चाहे वो बिजली की सुविधाएं हों, चाहे वो पानी की सुविधाएं हों, चाहे सड़क की हों, या अवस्थापना से जुड़े हुए और अन्य चीज़ें हैं, उन सबको सरकार देगी वहाँ पर। और किसी का भी हित हम प्रभावित नहीं होने देंगे, सबसे बात करेंगे, उसके बाद ही आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जल्द इस पर फैसला आ सकता है, हम ये हाँ, निश्चित रूप से जल्द ही उसके लिए हाई पावर कमेटी बना रहे हैं, और वो कमेटी सबसे बात करेगी, जितने लोग भी, क्योंकि सब लोगों की ये भी शिकायत थी कि जब देवस्थानम बोर्ड प्रकाश में आया, जब उसको एक्ट के रूप में लाया गया, तो उनसे बात नहीं की गई है। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भाई आपको किस प्रकार से सरकार जो है आपके हितों को प्रभावित न होने देने के लिए क्या कर सकती है, उस पर काम करेंगे और मध्य मार्ग निकालेंगे। और हम हर चीज़ में निकाल रहे हैं, आप देख रहे होंगे जी, चाहे हमारे कर्मचारियों का क्षेत्र हो, चाहे हमारे डॉक्टरों का क्षेत्र हो, चाहे हमारे नौजवानों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में। जी, इसके इतर अगर हम बात करें, रोजगार की अगर बात करें, उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों को लेकर बड़े अरसे से युवाओं की मांग रही है कि सरकारी नौकरियां उस स्तर पर नहीं खुली हैं, नई भर्तियां उस स्तर पर नहीं हुई हैं। तो अब इतना कम वक्त है, इतने कम वक्त में कैसे? हालांकि आपने बता दिया कि वक्त आपके लिए कम नहीं है, इस वक्त को आप यूटिलाइज करेंगे। आप देखते रहिए, अभी 1-2 महीने के अंदर ही हम बहुत सारी नौकरियां निकालने वाले हैं, और इसकी हमने शुरुआत कर दी है। पहले हमने, जो हमारी पहली कैबिनेट हुई थी, पहले दिन ही मैंने कहा है कि जितने भी हमारे यहाँ लगभग 24,000 से भी ज़्यादा सरकारी नौकरियों में पद रिक्त हैं जी, तो उनके लिए हमने सारी जो कार्रवाई होती है वो शुरू कर दी है, उसकी एक्सरसाइज शुरू हो गई है। और जल्द से जल्द कुछ लोक सेवा आयोग के माध्यम से, कुछ अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से, या अन्य माध्यमों से, जो भी हमारी ये रिक्रूटमेंट करने वाली जो एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से हम जल्दी ही भरना शुरू कर देंगे। और 8,000 लोगों को जल्दी से जल्दी अभी रोजगार दे रहे हैं। और नौजवानों के क्षेत्र में हमने एक काम और किया है अभी जी, कि पेंडेमिक में बहुत सारे लोग और बहुत सारी परीक्षाएं नहीं हो पाई, तो इसलिए बेरोजगारों का, नौजवानों का, युवाओं का 1 साल ये खराब ना हो, इसके लिए 1 साल आयु सीमा भी बढ़ाई है जी। इसके साथ साथ जो NDA, CDS
और हमारे सिविल सर्विसेज, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं उसमें जो भी हमारी जो प्री परीक्षा है उसमें पास हो जाएंगे, उसके बाद उनको जो है तैयारी करने के लिए उनकी अगर आर्थिक आधार पर ज़रूरत है तो उनको 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। ये हमने अभी नया काम शुरू किया है जी। इसी प्रकार से अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे MBBS करने के बाद जो इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर हैं उनका लंबे समय से मांग थी कि उनको जो है 7,500 रुपया स्टाइफंड मिलता था, उसको बढ़ाकर हमने 17,000 रुपया कर दिया है सरकार आने के बाद। तो नौजवानों के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में जो ज़रूरी है वो सारे फैसले ले रहे हैं। और रोज़गार के लिए जो आपने कहा, ये तो मैंने सरकारी नौकरियों को रोज़गार की बात बताई है। हम 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोज़गार को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ेंगे। कुछ महिला मंगल दलों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, युवक मंगल दलों के माध्यम से, या अन्य जो भी हमारे जो है इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको सबको सरकारी सहायता भी देंगे और उनको एक तरह से सब में भागीदार बनाकर साझीदार के रूप में उनके साथ काम करेंगे। अब आपने कोरोना का जिक्र किया, तो हालांकि आपने जिस तरह से जो कदम उठाए, कड़े कदम उठाए, चाहे कांवड़ यात्रा को लेकर भी बात हो, पूरे देश भर में आपका ये फैसला चर्चा का विषय रहा, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं। और लेकिन अभी जो कोरोना टेस्टिंग की बात है वो भी लगातार आप बढ़ा रहे हैं, टीकाकरण भी बढ़ रहा है, लेकिन जैसे RT-PCR की जो शर्त है, उत्तराखंड किसी को आना है तो टेस्ट करवाना होगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि पर्यटन पर भी इसका असर पड़ रहा है? तो इस पर आगे क्या विचार आप करेंगे? नहीं, अब हम जो नई गाइडलाइन जारी करने वाले हैं और इसके बारे में हमारी चर्चा हो गई है। हम RT-PCR की अनिवार्यता ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वैक्सीनेशन के दोनों डोजें उनकी हो जानी चाहिए, उसके आधार पर हम यहाँ पर सब लोगों को प्रवेश देने वाले हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आप RT-PCR की अभी जो अनिवार्य थी उसको खत्म कर रहे हैं? हाँ, मैंने देखा कि वो व्यक्तिगत रूप से और व्यवहारिक रूप से दोनों चीज़ों में उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए हमने ये फैसला किया है। जी। इसके इतर अब एक और सवाल करूंगा। मैं पहले भी आपसे सवाल किया था कि अगर हम उद्योगों की बात करें, उत्तराखंड में एक वक्त था जब उद्योग यहाँ पर आए, लेकिन उसके बाद वैसी दिलचस्पी उद्योग नहीं दिखा पाया उद्योग जगत, तो उसको लेकर कुछ करने की आपने सोचा है? उसको लेकर कोई रणनीति बनाने के बारे में सोचा है, या कोई रियायत या कोई और बात? नहीं, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ और हम यहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा देंगे। उसके लिए अभी हमने जो बैठकें की हैं उसमें मैंने अपने मुख्य सचिव को उनको कहा है कि जल्द से जल्द वो सारे उद्योगपतियों को बुलाएं, सारे जरे कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर्स के लोग हैं उनको बुलाएं, उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलाएं, उद्योग मित्रों को बुलाएं और उनसे जो भी उनकी समस्याएं हैं उनसे बात करके सबसे पहले तो उनका समाधान करें। एक एटमॉस्फेयर बनाने का काम होगा, उसके बाद वो मेरे से भी मिलेंगे, मैंने कहा मैं भी उनसे मिलूंगा जी। और हम चाहते हैं कि पूरे देश भर के उद्योगपति उत्तराखंड के अंदर आए, उनके लिए हम एक माहौल तैयार करेंगे और इसके लिए इसकी शुरुआत हमने कर दी। आपको 1-2 महीने में दिखाई देगा, क्योंकि अगर उत्तराखंड के अंदर कोई उद्योगपति आएगा, यहाँ पर वो काम करना चाहेगा, तो किससे पूछेगा? सबसे पहले वो सबसे पहले जो लोग यहाँ पर उद्योगों में काम कर रहे हैं उनसे पूछेगा जी। इसलिए हम सबसे पहले उन्हीं से बात करने वाले हैं। उनसे बात करने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। कुछ नीतियाँ ऐसी बनी हुई हैं पहले की, उन नीतियों पर भी हम शिथिलीकरण करेंगे और जो उद्योगों को बढ़ाने के लिए जो जरूरी होगा वो परिवर्तन करने वाले हैं जल्दी। जी। अगर सोशल मीडिया की बात करें, उत्तराखंड में भू कानून को लेकर एक चर्चा चल रही है, कैंपेन चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? कि आपको लगता है कि जरूरत है उत्तराखंड में किसी भू कानून की, जैसे आपके पड़ोसी राज्य हिमाचल में है? नहीं, देखिए, भू कानून भी है, जनसंख्या का कानून भी है, यहाँ पर नजूल की नीति भी है, यहाँ पर स्लम्स के भी हैं, यहाँ पर वर्ग 4 क ख ग तमाम जो हमारी जो दिक्कतें हैं, ज़मीनों की बहुत सारी दिक्कतें हैं, यहाँ पर हम उन सब के लिए एक कमेटी बनाने वाले हैं और उसका सब आकलन कर रहे हैं। और हमारे नए मुख्य सचिव आए हैं, उनको इसका बड़ा अनुभव है जी। वो उन्होंने देश के NHI के चेयरमैन रहते हुए देश के अंदर बहुत सारी जगह पर मुआवजों से लेकर बड़ी बड़ी सड़कों को बनाने का काम किया है, तो वो इसके एक तरह से मैं कहूँगा कि विशेषज्ञ हैं। मैंने उनको जिम्मेदारी सौंपी है कि जल्द से जल्द इन सब का समाधान करेंगे हम लोग। जी।
आपने गैरसैंण पर बात की, देवस्थानम बोर्ड पर आपने बात की, लेकिन अब अगर बात करें कि बड़ा चुनावी मुद्दा, क्या मुद्दा लेकर अब आप जनता के बीच में जाने वाले हैं 22 में? क्योंकि आपको आपके पहले के जो मुख्यमंत्री रहे उनके अच्छे काम या उनसे जो नाराजगी जनता को थी, उन दोनों को आपको लेकर जनता के बीच में जाना होगा। तो ऐसे में आपके पास अवसर तो है, लेकिन चुनौतियां उससे ज्यादा बड़ी हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप लोग चिंतित हो रहे होंगे, मेरे चाहने वाले चिंतित हो रहे होंगे। मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं आराम से सोता हूं और पूरे दिन भर काम करता हूं जी। मैं रोज़ 5 बजे उठता हूं और आजकल वैसे मैं पहले जब सामान्य रूप से विधायक के रूप में काम करता था तो 11-12 बजे सो जाता था जी, और 5 बजे उठता था, 5 घंटे पहले भी सोता था। अब थोड़ा मेरा सोना कम हो गया है, क्योंकि 1-2 बज जाता है, कई बार 3 भी बज जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम चुनाव में जाएंगे। जी। वैसे तो चुनाव अभी दूर है, मैं चुनाव की कोई बात ही नहीं करता हूँ कहीं भी। नहीं, ये अभी हैरान तो करने वाली बात है। सब लोग कह रहे हैं चुनाव नजदीक हैं, हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल, आपका कहना है कि ये अलग पर्सपेक्टिव है सोचने का। देखिए, ऐसा है चुनाव दूर है अभी। कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भाव में भगवान होते हैं जी। और हमारा भाव हमारी भगवान, हमारी जनता समझती है कि हम ईमानदारी से उनके लिए काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, हम उत्तराखंड को आगे ले जाना चाहते हैं। कुछ लोगों का एजेंडा केवल चुनाव है, चुनाव के लिए जंबो जेट टीमें बना रहे हैं, कोई नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। मैंने अभी किसी भी अपने मित्र से, कभी अपने साथी से, किसी शुभचिंतक से चुनाव के बारे में कोई बात नहीं की है जी। अभी हमारा उद्देश्य है कि उत्तराखंड को आगे ले जाएं। मोदी जी ने जो पिछले 7 सालों में उत्तराखंड के अंदर जो काम किए हैं, वो आप में बहुत सारे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में से मैं एक क्षेत्र की चर्चा करता हूं, सड़कों के क्षेत्र की, जो हमारे नेशनल हाईवे हैं। आप दिल्ली से यहाँ आए होंगे देहरादून जी। अगर आप सड़क मार्ग से आएंगे तो आपको 4 ही घंटे लगेंगे अगर कोई जाम नहीं मिलेगा तो अभी। जी। और आने वाले समय में ये जो दूरी है आप इसको मात्र 2 घंटे में पूरी करेंगे। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है, अभी तक स्वीकृति हो गई है अविनाश जी। और बहुत जल्द 2 सालों के अंदर दिल्ली से देहरादून जाना मात्र 2 घंटे का काम होगा जी। इसके अलावा अब पहले हरिद्वार से लोग देहरादून आते थे तो 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी उससे ज़्यादा भी लग जाते थे। अब मात्र 45 मिनट में पहुंच रहे हैं। और यहाँ से मैं खटीमा बाई रोड जाता था जी। तो 6 घंटे में यहाँ से खटीमा पहुंच जा रहा हूँ। जी। और आप ऋषिकेश से श्रीनगर होते हुए कर्णप्रयाग और आगे तक जाएंगे गोपेश्वर तक, तो वो रास्ता कैसा हो गया कि लोग कहते हैं, भी किसी मेरे मित्र से मेरी बात हो रही थी मार्च के महीने में, तो वो कह रहे थे यार कि कहाँ हो उस दिन। मैंने उनसे कहा कि मैं गैरसैंण से वापस लौट रहा हूँ। तो बोले अब तो सड़क वहाँ की, मैं पिछले साल आया था, ऐसी हो गई है जैसे किसी ज़माने में दिल्ली में हुआ करती थी। जी। तो ये करिश्मा किसी और का नहीं है, ये मोदी जी की जब से सरकार आई है इतने काम हुए हैं किसी भी क्षेत्र में। मैंने आपको उदाहरण बताया, अगर मैं बताऊंगा तो मेरा आपका काफ़ी समय चला जाएगा। बहुत सारी योजनाएं हैं मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन मैं उस पर चर्चा ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक क्षेत्र बताया आपको, तो ये तो काम है। उसके अलावा जो प्रदेश के अंदर भी सरकार आई, आज से ठीक 4 महीने, 4 साल 6 महीने पहले जो सरकार थी, जी। मतलब आज से जी। 4 महीने, 4 साल 6 महीने जी। जो सरकार थी, उन सरकारों में क्या होता था? उन सरकारों में बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी, खूब सारी घोषणाएं, घोषणाओं का अंबार। और इस सरकार में जितनी घोषणाएं हुई हैं वो सारी की सारी पूरी हुई हैं। हमारा जो काम है वो केवल शिलान्यास करना नहीं है, जिनका शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण करेंगे। ये हमारी सरकार ने इस कार्य व्यवहार को अपने उसमें कार्य व्यवहार में अपनाया है, तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे काम राज्य सरकार ने किए हैं, मोदी जी ने इतने काम किए हैं उत्तराखंड के लोगों के लिए, उनका एक भावनात्मक लगाव है। और मैं स्वयं उत्तराखंड के कोने कोने में गया हूँ। जी। मैं
मेरी पार्टी ने और भी मुझे बहुत सारे अवसर लोगों के बीच में जाने के दिए, बहुत सारा काम करने का अवसर दिया, लोगों से मिलने का अवसर दिया। तो मैं उत्तराखंड का चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मैं स्वयं गया हूँ। मैं एक सैनिक का पुत्र हूँ, ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, तो यहाँ की समस्याओं को अच्छी तरह से जानता हूँ। उन सब चीज़ों को लेकर हम लोग जाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। और मैंने कहा कि भाव में ही भगवान होते हैं। भाव हमारा है, भगवान हमारी जनता है, वो देखेगी और भगवान भी देखेगा। जी, मैं अब बातचीत के बिल्कुल आखिरी दौर में हम लोग हैं। बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, वहां पर एक बात जरूर चर्चा में होती है कि संगठन और सरकार और संघ के बीच में जो समन्वय है, ये विषय बार बार उठता है। क्योंकि देखिए, जो आपके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत भावनात्मक होते हैं, वो बड़े जल्दी रूठ जाते हैं और फिर उनको मनाने की एक बड़ी लंबी प्रैक्टिस होती है। तो ये सामंजस्य बिठा लिया गया है, बिठा लिया जाएगा, क्या कहना है? देखिए, मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहा हूँ जी, और वहाँ पर हमको एक चीज़ अच्छे से, जो भी स्वयंसेवक होगा, जिसने भी इस क्षेत्र में काम किया होगा, वहाँ पर हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, राष्ट्र प्रथम, यानी कि देश सबसे पहले, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम। ये जब ये ध्येय लेकर जब कोई भी व्यक्ति चलता है, तो मैं समझता हूँ कि वो जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको भी लगता है कि हमारे बीच का जो व्यक्ति है वो हमारा जैसा है, वो हमारा जैसा सोचता है। तो रूठने की कोई बात नहीं है, और कोई रूठा भी होगा तो हम उसको मना लेंगे। जी साहब, ये बताइए, आपने बताया कि व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करें, क्योंकि अब बतौर मुख्यमंत्री आपकी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, तो अभी अपने लिए कुछ वक्त मिल पाता है? अगर मिलता है तो क्या करना? मैं थोड़ा हटके सवाल कर रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि आप कुछ और बातों पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। तो अपने लिए अगर वक्त मिल पाता है, क्या करते हैं पुष्कर धामी? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। नहीं, देखिए, अभी तो पिछले 4 तारीख से जी, तो मुझे अपने लिए कोई वक्त नहीं मिल पाया। जो मैं सुबह उठकर जो है 1 घंटा लगभग अपना योग ध्यान और थोड़ा घूमने का काम करता था, 4-5 किलोमीटर में पैदल चलता था, इन 20-25 दिनों में मैं ये भी नहीं कर पाया हूँ। और जो बाकी का तो समय जो है जैसा पहले चलता था वैसे ही चल रहा है। पहले भी जनता के बीच में ही रहते थे, लेकिन अब चूँकि जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है, तो मुझे लगता है कि पहले मैं इन चीज़ों को सबको सेटल करूं, उसके बाद देखूंगा। पहले उत्तराखंड की जनता की सेवा करना मेरा लक्ष्य है। जी, बिल्कुल। देखिए, सरकार, शासन जो चलता है वो प्रशासन से चलता है, और आपने कि अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी की टीम है, कि आपको लगता है कि इस वक्त में, जिस वक्त को मैंने कहा कि वक्त कम है, जिस वक्त को आप कह रहे हैं कि वक्त बहुत है, वो आपका पर्सपेक्टिव है, मेरा अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन आपको लगता है कि वो आपकी टीम, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी की टीम है, वो उसको डिलीवर कर पाएगी? निश्चित रूप से बहुत तेजी आई है अभी हर चीज़ में। क्योंकि इससे पहले के अनुभव, जो पहले के जो मुख्यमंत्री थे, उनके अनुभव ऐसे रहे, वो लगातार इसी बात को कोसते थे, साहब हम तो काम करना चाहते हैं, अधिकारी काम नहीं करने देते। इस पर आपका क्या कहना है? इसके लिए बड़े मुख्यमंत्रियों से बात इसके लिए देखिए, मैंने शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर सबसे पहले जो शिकायत आती थी, आपके पास भी आती थी, इतने लोग जो सुन रहे हैं उनके पास भी आती थी, उसके लिए हमने सबसे पहले नए मुख्य सचिव की नियुक्ति की है। शासन ऊपर से सुधरकर नीचे तक जाएगा, उसके लिए हमने सचिवालय को भी कुछ ठीक किया है, अभी जिलों को भी ठीक करने वाले हैं, और कुछ चीज़ें हमने प्राथमिकता पर तय की है कि हम सरकार को नो पेंडेंसी गवर्नमेंट के रूप में चलाएंगे। गवर्नमेंट के अंदर कोई पेंडेंसी नहीं रहेगी, चाहे वो किसी क्षेत्र में। और हमने कहा है कि जो काम पटवारी कर सकते हैं उनका काम तहसीलदार के पास नहीं आना चाहिए, जो तहसीलदार काम कर सकते हैं उनका काम एसडीएम के पास नहीं आना चाहिए, एसडीएम जो काम कर सकते हैं वो जिलों में नहीं जाना चाहिए, और जिलों में जिनका समाधान हो सकता है वो देहरादून सचिवालय में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर कोई आएगा तो निश्चित रूप से जिसके यहाँ ये काम हो सकता था, अगर वो काम यहाँ तक आया है तो उसके लिए उनको उत्तरदायी बनाया जाएगा। इस आधार पर हम काम कर रहे हैं। इसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल और, आप अक्सर मंत्री, विधायक, पहले की बात मैं कर रहा हूँ, ये शिकायत करते थे, अब पता नहीं अब उसमें आपने किस तरह से तब्दीली की है, कि उत्तराखंड में जो अधिकारी हैं
उनको वैसे तो कुर्सी पे बैठने में तो सबको आनंद आता है, लेकिन उत्तराखंड में फाइलों पर बैठने में बहुत आनंद आता है। बहुत धीरे धीरे विकास की योजनाएं भी बड़े धीरे धीरे वो फाइलें आगे बढ़ती हैं। तो क्या वो रफ्तार बढ़ी? क्योंकि फाइलों से ही सरकार देखिए कागज से चलती है, अगर कहा जाए फाइलों पे ही चलेगी। नहीं, रफ्तार बढ़ी है और इसके साथ साथ जनता को सुनने के लिए भी अभी हमने एक आदेश और निकाल दिया है। आपको बता देता हूँ, आपके सबसे पहले आप ही को बता रहा हूँ जी बताइए, ब्रेकिंग न्यूज बिल्कुल बताइए कि अब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जनता के और उन प्रतिनिधियों को मिलने के लिए हर अधिकारी अपने दफ्तर पर बैठेंगे 10 से और 10 से 12 जी। उसकी सुनवाई होगी। चलिए, निश्चित तौर पर ये बड़ा कदम है। अब आखिर में ये जरूर एक बार फिर आपसे जानना चाहूंगा, हालांकि आपने बता दिया, आप पहले बता चुके हैं बात, लेकिन फिर भी अगर ये कहा जाए कि किन्हीं 3 बातों को लेकर जो आपके सामने साफ लक्ष्य है कि मुझे ये 3 चीजें पूरी करनी है, क्योंकि आप जिस संगठन से आते हैं जहां आपकी परवरिश हुई है वहां कहते हैं पूर्व योजना पूर्ण योजना, तो पूर्ण योजना चुनावों की आपने बनाई तो जरूर होगी। वो जो 3 चीजें हैं वो क्या खाका होगा? किन 3 चीजों को लेकर आप उत्तराखंड की जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि उत्तराखंड की जनता अब तक तमाम सरकारों से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती रही धामी साहब, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, 3 चीज़ें नहीं, मैं केवल एक चीज़ कहूँगा। मैंने पहले भी कहा कि हम जो कहेंगे वो करेंगे और हम कोई बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करेंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जितनी भी चीज़ें हमारे सामने आएंगी हम उनका सबका समाधान करेंगे, और जो नहीं कर पाएंगे उसके लिए हम मीठी मीठी बातें नहीं करेंगे। अगर आप मुझसे कोई बात कहेंगे तो मैं आपको, अगर मैं नहीं कर सकता हूँ कोई चीज़ या नहीं हो सकती है, तो मैं रोहित भाई आपको समझा दूंगा, तो आप भी तो समझ जाएंगे जी। वो भी हमारे ही हैं, मैं भी उन्हीं के बीच में से आया हूँ। मैं उनको कहूँ कि दिन में ही मैं आसमान के तारे तोड़ के ले आऊँगा तो संभव नहीं है, तो मैं ये बात नहीं करने वाला हूँ और उसको वो सही समझते हैं। और मेरा जो लालन पालन हुआ है वो फौज के साथ हुआ है जी, तो इसलिए अनुशासन सीखा है, कम बोलना सीखा है और ठोस बोलना सीखा है जी। सरलता है, सहजता है, वो हमारा एक संस्कार है, लेकिन काम जो है काम के तरीके से होंगे। जी, तो चलिए, आपका कहना है कि सरल सहज लेकिन काम काम के तरीके से होगा, यानी अनुशासन भी वहां पर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण मुझे याद है, उत्तराखंड में उन्होंने दिया था, संभवतः उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की बात है पिछले, तो उन्होंने कहा था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता। जाहिर सी बात है, जब आदमी जवान हो, पहाड़ का आदमी तो मैदानों में जाएगा, काम करने, मेहनत करेगा, नौकरी करेगा, और जब रिटायरमेंट की उम्र होगी तो पहाड़ों में वापस आएगा। और पानी की भी यही स्थिति है। तो पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या अब यह माना जाए कि पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी कर्मयोगी हैं और उत्तराखंड को वो इतना जानते हैं कि यहाँ की एक एक समस्या, यहाँ की एक एक परेशानी, चाहे जवानी हो, चाहे यहाँ का पहाड़ का पानी हो, उनसे क्या क्या हो सकता है, उन्होंने बहुत विस्तार से मुझसे चर्चा की, अपना मार्गदर्शन भी दिया, और हम उन सब पर काम करेंगे कि यहाँ की जवानी भी यहाँ के काम आए, यानी कि यहाँ का पलायन रुके जी, उस क्षेत्र में काम करेंगे, और यहाँ का पानी भी यहाँ के काम आए। उसके लिए जो हमारे हाइड्रो के क्षेत्र में जब हमारा राज्य बन रहा था, तो राज्य की मूल अवधारणा में यहाँ का जो पानी है वो भी था। पानी से मतलब कि यहाँ पर बड़े बड़े हाइड्रो के प्रोजेक्ट बने, बिजली के क्षेत्र में काम हो, तो उस क्षेत्र में हम बड़ी प्राथमिकता से काम करेंगे। और आने वाले समय में 2027 तक, चाहे वो हमारा बिजली का क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, पानी से जुड़ा हुआ, बिजली का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो, कृषि बागवानी का क्षेत्र हो, उद्यान का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम उत्तराखंड को भारत का आदर्श राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसकी जो फाउंडेशन है वो हम इन 6 महीनों में तैयार करेंगे। जी, पुष्कर सिंह धामी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। तो उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 को वो चुनौती नहीं अवसर के तौर पर देखते हैं, और उन्होंने कहा कि बातें कम काम ज्यादा, यही उनका ध्येय वाक्य है। तो फिलहाल हमारे इस महाधिवेशन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
एबीपी गंगा के महाधिवेशन में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, महाधिवेशन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा 10 से 12 अधिकारी जनता की सुनवाई करेंगे, बातें कम होंगी लेकिन काम ज्यादा होंगे, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, वो डिलीवर करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करेंगे लेकिन चीजों का समाधान जरूर करेंगे। इसके साथ साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी बात यहां पर यह भी कही, आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता को वो खत्म करने जा रहे हैं, यानी जो भी उत्तराखंड में आने के लिए आरटीपीसीआर की अनिवार्यता थी वो खत्म होगी। जिन लोगों को 2 डोज लग गई हैं उन्हें बेरोक टोक आने की इजाजत होगी। तो कई बड़ी बातें महाधिवेशन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी किया। तो ईमानदारी के साथ उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, यह कहा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। मोदी सरकार में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम योजनाओं को गिनाने के बजाय यह जरूर कहा कि पिछली सरकारों में सिर्फ घोषणाओं का अंबार लगता था, लेकिन हम सिर्फ शिलान्यास नहीं बल्कि योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। तो जो कहा वो करके दिखाएंगे, डिलीवर करेंगे, ये दावा किया, ये बात कही एबीपी गंगा महाधिवेशन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। उन्होंने कहा पिछली सरकारों में सिर्फ घोषणाएं होती थी, लेकिन हम शिलान्यास के साथ साथ लोकार्पण करने में यकीन रखते हैं। मोदी सरकार में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। तो पिछली सरकारों में सिर्फ घोषणाओं का अंबार लगता था, लेकिन उनकी सरकार में शिलान्यास ही नहीं, योजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।